तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो थर्मोडायनेमिक्स का छठा लेक्चर आज, जिसमें पढ़ेंगे हम हेस लॉ। ठीक है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, फिर आएगा अपना ड्राइविंग फोर्स। ठीक है। तो ये ड्राइविंग फोर्स हमें बताता है कोई जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होएगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है। तो इस केस में हमें दो और पढ़नी पड़ती है टर्म्स, जो टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी और टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है। तो सब पढ़ेंगे इसमें, एक अच्छा लेक्चर है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। बढ़ेंगे अपनी स्लाइड में लेक्चर की ओर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को हेस लॉ से। तो ये एक रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने 1840 में ये अपना लॉ दिया था किस पे, हीट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो लॉ क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, अगर वही जो केमिकल रिएक्शन है 10 स्टेप्स में हो रही है, तो जो इनकी एनर्जी रिलीज होएगी या फिर अब्जॉर्ब होएगी, वो एनर्जी दोनों की बराबर होएगी। ठीक है। तो इसका मैं जो लॉ है वो लिख देता हूँ। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, द टोटल amount of heat, amount of heat released or absorbed, released or absorbed, released or absorbed in a chemical reaction, in a chemical reaction is same whether the reaction is taking place in one step or in infinitely many steps. Reaction is same whether the reaction is takes place when whether the reaction takes place in one step, takes place in one step or in many steps, ठीक है। जब कोई अपनी केमिकल इक्वेशन हो रही है, या तो वो एक स्टेप में होए या फिर अनेक स्टेप में हो रही है, तो उन दोनों की एनर्जी जो भी रिलीज होएगी या फिर अब्जॉर्ब होएगी, वो दोनों एनर्जी सेम होएंगी। तो ये लो कहता है अपना हेस। जैसे अगर इसकी हम एक इक्वेशन देख लेते हैं, जो कार्बन सॉलिड है अपने पास, ठीक है, जो ग्रेफाइट रहता है कार्बन सॉलिड, और उसको हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें एक डायरेक्ट देगा, ये जैसे CO2 दे देगा हमें। ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होएगी डेल्टा एच आर, जो आर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हीट ऑफ रिएक्शन है ये। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड आएगी अपनी, तो ये डेल्टा एच, तो ये बराबर होते हैं अपनी नेगेटिव ऑफ 393 और 0.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल। समझ रहे हो। अगर ये डायरेक्ट हो रही है अपनी, ये भी गैसियस, जो ऑक्सीजन अपना ये भी गैसियस है। थोड़ा और सही लिखता हूँ इसको, तो O2 भी अपना गैसियस ही है, और जो कार्बन है वो है सॉलिड में। ठीक है, O2, तो ये है अपना गैसियस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है हमें, वो भी गैसियस में है, तो ये गैसियस, और प्लस जो हीट रिलीज हो रही है ये वाली, समझ रहे हो, इतनी हीट है, ये है वन स्टेप में। तो मान लिया हमने जो अपनी ये रिएक्शन हुई है, ये है वन स्टेप में, रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप, रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप। ठीक है। और अब हम लेते हैं, जैसे ये 2-3 स्टेप में हो जाए तो क्या हो, तो यहाँ पे हम कार्बन लेंगे सॉलिड, तो ये पहला केस मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं हम दूसरा केस। ठीक है। तो कार्बन सॉलिड ही लेंगे यहाँ पे हम, कार्बन सॉलिड, और इसको रिएक्ट करवाएंगे हम ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ, और ऑक्सीजन रहेगा गैसियस, तो ये हमें देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये देगा गैसियस फॉर्म में। ठीक है। और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी अपनी डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, और स्टैंडर्ड वाली है ये भी, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, क्योंकि दूसरे स्टेप में बनेगा ना अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आएगी अपनी नेगेटिव ऑफ 110.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो एक, अब जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है अब की बार गैसियस, और प्लस ऑक्सीजन अब की बार है गैसियस ही, पहली बार भी गैसियस था, अब की बार भी गैसियस है, और इसका रहेगा आधा मोल। ठीक है। तो ये बनेगा अपना CO2 गैसियस बनेगा ये भी। ठीक। और प्लस डेल्टा एच रिलीज होगी, डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इसको 2 बोल देता हूँ, ये भी रिलीज होगी अपनी। ठीक। तो ये हो जाएगी अपनी माइनस का 283 और 0.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो अब जो अपना
हेस लॉ है वो क्या कहता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। जैसे ये रिएक्शन अपनी एक स्टेप में पूरी हुई तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई अपनी, माइनस का 393.4 किलो जूल पर मोल हुई, ठीक है। और वो जो रिएक्शन है अनेक स्टेप में हो रही है, जैसे वन स्टेप और इन मैनी स्टेप्स, तो ये जैसे कई स्टेप्स में होगी तो इनकी भी एनर्जी सेम होगी। जैसे 283 और 110 को जोड़ेंगे तो हमें यही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 है शायद यहाँ पे 393.4, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 कर लेना, है तो एग्जैक्ट ही ना। और जो इन दोनों की ऐड करेंगे तो वही आएगी, जैसे 5 हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, 8 रेक 9 2 रेक 3, तो 393.5 किलो जूल। या फिर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक बार देख लेना, ये है इतना ही, 0.1 का ही डिफरेंस है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे सल्फर रोम्बिक लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल दूसरा है, एग्जाम्पल 2 तो अपना है सल्फर रोम्बिक। रोम्बिक मतलब ये एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक बार नेट पे देख लेना, इसका सॉलिड फॉर्म रहती है ये। तो इसको मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे इसको करवा रहा हूँ रिएक्ट, तो हमें बनेगा SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनेगी हमारे पास, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होएगी। तो वो एनर्जी रिलीज जो रहेगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन, और ये स्टैंडर्ड रहेगी, तो ये बराबर आएगी 395 और 0.4 किलो जूल पर मोल आएगी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये इसका है 3/2 मोल्स है, 3/2 मोल्स है, ठीक है, 3/2। और एक हम इसको ले लेते हैं 2-3 स्टेप्स में होएगी जैसे ये, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड वाले स्लाइड में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सल्फर है अपना रोम्बस में, सल्फर, तो ये है रोम्बस, दूसरा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल 2। और इसको हम 3/2 और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस मिलेगी, SO3 गैस मिलेगी, और प्लस हमें मिलेगी रिलीज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन H लिख देता हूँ, वो कितनी होगी अपनी नेगेटिव ऑफ 395 और 0.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी हमें मिलेगी, रिलीज होगी, 0.4 है यहाँ पे, 395.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तो हो गया अपना वन स्टेप में। और अब देखते हैं हम जो मैनी स्टेप्स में हो, जैसे 2 स्टेप में हो जाए, 3 स्टेप में हो जाए, तो ये है अपना वन स्टेप। और अब देखते हैं इसको जो 2 स्टेप में होएगी, जैसे पहले SO2 बनेगा अपना, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे SO2 बनेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे SO2 की तो वो SO3 बनेगा, समझे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सल्फर रोम्बस, और इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवा दे रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन गैसियस है यहाँ पे, और 1 मोल ही लिया हमने, ये 1 मोल, ठीक। तो ये बनेगा अपना SO2 गैसियस बनेगा। और इस केस में जो डेल्टा H है जो रिलीज होएगी वो होएगी नेगेटिव ऑफ 297 और 0.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होएगी। तो इसको मैं H1 बोल देता हूँ क्योंकि 2 स्टेप्स में होएगी, ठीक है। तो अब क्या है अपना SO2 है, उसका ऑक्सीजन के साथ फिर से करवा देंगे यहाँ पे, तो SO2 गैसियस है और इसका ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फिर से करवा देंगे इसको रिएक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन का। और तो ऑक्सीजन का रहेगा इतना आधा मोल, जैसे आधी ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन रहेगी तो SO2 और एक ये जुड़ जाएगा तो SO3 बन जाएगा अपना, समझे। तो ये हमें देगा SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसियस फॉर्म में देगा, और इस केस में भी अपनी एनर्जी रिलीज होएगी। तो ये जो डेल्टा H है, डेल्टा HR, इसको 2 बोल देता हूँ, तो ये होगी अपनी नेगेटिव ऑफ 97.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हेस लॉ क्या कहता है अपना, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हुई है, ठीक है, तो एक स्टेप में ये हुई तो इसकी एनर्जी कितनी रिलीज हुई, ये वाली। अगर वही रिएक्शन इनफाइनाइट स्टेप्स में हुई है तो उनके द्वारा जो एनर्जी टोटल रहेगी वो दोनों बराबर होंगे, जैसे ये वाली और ये दोनों बराबर आनी चाहिए, समझे। जैसे अगर इनको जोड़ के देखें तो कितना आएगा, 9 और 5 14, 1 7 7 14 और 1 15, तो यहाँ जोड़ लेता हूँ इनको दोनों का सम कर लेता हूँ, ठीक है। सम करना तो नेगेटिव, तो 5 और 9 14 पॉइंट हासिल 1, 7 और 7 14 1 15 हासिल 1, और 9 और 9 18 1 19 हासिल 1 2 और 1 3, 395.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स में हुई है अपनी ये वाली इक्वेशन।
रिएक्शन और ये एक स्टेप में हुई, तो दोनों की जो एनर्जी रिलीज है या फिर अब्जॉर्ब है, इस केस में रिलीज है, तो दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों सेम भी हैं, ठीक है। तो हेस लॉ अपना यही कहता है, ये उनके ऑब्जर्वेशन से ही दिया है उन्होंने ये, ठीक है। तो ये है अपना 2 स्टेप में, 2 स्टेप्स रिएक्शन, समझे हेस लॉ को। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हेस लॉ का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, जो ये रिएक्शंस हैं ये वाली, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं इनको, ठीक है। एल्जेब्रा मान सकते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन मान सकते हैं इसको। अगर ये वाली है, इनको हम देखें तो इन दोनों को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो कट जाएंगे, और इस लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, एस रोम्बिक और प्लस 1 मोल ये और आधा ये, तो 1.5 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो ये जैसे ये पूरी है 1.5 मोल है ऑक्सीजन का, और इस केस में क्या बचेगा राइट साइड में, ये तो कट जाएगा SO2 तो, और ये बचेगा ना SO3 गैस, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन अज्यूम thermochemical equation as thermochemical equations as algebraic equations, as algebraic equation, ठीक है। वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड दिस इक्वेशन, ठीक है। वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड और कैन डिवाइड, ठीक है। इनको गुणा जोड़ भाग सब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको घटा के देखें तो यही रिएक्शन आ जाएगी अपनी जो डायरेक्ट मिली है हमें, तो ये घटाया ये घटाया ये घटाया, तो ये वाली से ये वाली दोनों कट जाएंगी, तो ये 1 मोल और ये आधा मोल, तो ये कितना हो जाएगा, करेक्शन इसको ऐड करेंगे हम, जैसे ऐड करेंगे तो ये वाली और ये वाली कट जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड में है और ये लेफ्ट में है, या फिर इसको हम लेफ्ट में लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये और ये वाला दोनों कट जाएंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे। जैसे SR है और 1.5 मोल ये है ऑक्सीजन का, तो 1.5 मोल ये ऑक्सीजन का, और SO3 का 1 मोल है गैसियस है, ठीक है। तो इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो अपना एप्लीकेशन है हेस लॉ का, इसके ऊपर। जैसे हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो ये डेटा दिया हमें, कार्बन सॉलिड है ग्रेफाइट फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये हमें देता है CO2 गैस, और इसकी जो हीट रिलीज हो रही है इसमें इस रिएक्शन में, वो अपनी नेगेटिव ऑफ 393.5 किलो जूल पर मोल। दूसरी इक्वेशन अपनी H2 गैस है प्लस आधा मोल लिया है ऑक्सीजन का, और ये हमें देता है H2O लिक्विड फॉर्म में, और इसकी एनर्जी रिलीज होगी वो है 285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। थर्ड इक्वेशन अपने पास CH4 है गैसियस फॉर्म में, और प्लस 2O2 है गैसियस फॉर्म में, और हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, और इसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है नेगेटिव ऑफ 890.3 किलो जूल पर मोल। तो हमें CH4 बनाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कार्बन सॉलिड और प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो ये हमें देगा CH4, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन करनी है हमें, जैसे 2 मोल्स ऑफ H2 यानी ये हो जाएगा 4 CH4 हो जाएगा, ये समझ रहे हो। तो इस केस में जो डेल्टा H निकलेगा वो हमें बताना है कितना होगा, तो डेल्टा HR ये बराबर है किसके आएगा वो हमें बताना है, समझ रहे हो। और किसकी हेल्प से, ये जो 3 इक्वेशन दी है इनकी हेल्प से। जैसे कार्बन सॉलिड चाहिए हमें, तो कार्बन सॉलिड पहले वाली इक्वेशन तो है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है H2, तो इसके 2 मोल्स चाहिए, तो ये जो दूसरी इक्वेशन इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, तो मिल जाएगा हमें 2H2, और चाहिए भी हमें 2H2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस वाले तीसरे वाले इक्वेशन को यहाँ से घटा देंगे हम। जैसे ये 2 मोल्स होगा तो ये O2 बच जाएगा, और ये अगर इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 2 बचेगा, ये जैसे 2O2 बन जाएगा, और ये
2O2 ये है, तो इसको घटाना पड़ेगा हमें, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरी को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद पहली और दूसरी को जोड़ देंगे और तीसरी को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन बता देता हूँ इसको क्या करना हमें। ऑपरेशन, तो पहले जो है इक्वेशन दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है अपना ये। उसके बाद क्या है, इसको ऐड करेंगे हम इक्वेशन 1 में। ठीक है, और फिर जो इक्वेशन 3 है उसको हम यहाँ से घटा देंगे। तो सिंपली ये ऑपरेशन अपना, और यहाँ से हमें CH4 मिल जाएगा। और जो डेल्टा H निकालनी है हमें, हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो ये वाली हमें मिल जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना, पहले जो दूसरी इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो जैसे ये दिया मैंने पहले करके ये, तो ये पहले स्टेप है, और फिर ये तीसरा घटा देने, तीसरी इक्वेशन इसमें से हमें। तो जैसे कार्बन सॉलिड तो है ये, इसको जोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक, जगह थोड़ी इसलिए कर ही दे रहा हूँ इसी पे ये। तो अपने पास है कार्बन सॉलिड, ठीक, जोड़ने के बाद है ये, और प्लस अब आएगा इक्वेशन 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये 2H2 गैस हो जाएगा अपना, 2H2, और ये गैसियस में है, यही चाहिए था हमें। और क्या जुड़ेगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये भी ऑक्सीजन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या, ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे अपने पास। तो प्लस के 2 ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, और नेगेटिव करना हमें किसको, थर्ड वाली इक्वेशन को, तो माइनस का CH4 और माइनस का 2O2, तो माइनस का CH4 और माइनस का 2O2 गैसियस। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या है अपना, CO2 एज इट इज लिखेंगे इसको, तो CO2, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना हमें, तो H2O को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना 2H2O। ठीक है, और इसको क्या है, इसको घटा देना हमें, तो ऐसे ही इसको घटा देंगे ये वाला CO2 गैसियस को, तो माइनस का CO2 गैसियस और माइनस का 2H2O। ठीक है, ऑपरेशन समझ में आया ये। पहले तो क्या करा, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से गुणा करा, 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, O2 बचेगा, इसके पास 2 आ जाएगा ये, क्योंकि ये दिखा रखा ना 2 से मल्टीप्लाई करना इसको, सारी इक्वेशन को होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड सब तरह इक्वेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने एप्लीकेशन पढ़ा हेसल लॉ का। तो इसमें से ये O2 और ये 2O2 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला दोनों कैंसिल, और बचा क्या अपने पास, यहाँ पे C सॉलिड में, कार्बन सॉलिड में है 2H2 है और नेगेटिव CH4 है, और इस साइड ये राइट साइड दोनों सारे खत्म हो जाएंगे, ये CO2 प्लस का, ये CO2 माइनस का, ये 2H2O प्लस का, ये 2H2O नेगेटिव, मतलब राइट साइड बचा हमें 0, या फिर ये CH4 इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ पे कार्बन सॉलिड बचेगा और 2H2O बचेगा, और उधर बच जाएगा अपना CH4। ठीक है, कार्बन सॉलिड कहाँ लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2O गैसियस प्लस 2H2O, करेक्शन 2H2 है बस, ओनली H2 है ना गैसियस में, हाइड्रोजन गैसियस बची हमें ये, और ये हमें देगा CH4 गैसियस। और बनाना क्या था हमें, CH4 ही बनाना था। तो ये हमारे अब इसकी एनर्जी कितनी आई वो देखनी है हमें। तो पहले क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये जो हीट रिलीज हुई है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, फिर पहली वाली को और दूसरी वाली को जोड़ेंगे, तो ये हीट के लिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, रेड पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे रेड पेन पे दिखा दे रहा हूँ मैं इसको। तो पहले वाली इक्वेशन तो एज इट इज है, तो ये जोड़नी पड़ेगी मेरे को, तो माइनस का 393 और 0.5 एज इट इज जोड़ा, और प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 2 8 16। ठीक है, तो 2 8 16, 1 और 2 5 10 और 1 11 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 571.6। तो ये कितना है अपना 571 और 0.6। ठीक है, ये 2 से गुणा करा, जोड़ना था तो नेगेटिव साइन लगा तो नेगेटिव ही लगा दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव की गुणा हमेशा नेगेटिव आती है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और अब ये हमें घटाना है इसको, तो ये एज इट इज ही घटाना है, तो मतलब इसको घटा करेंगे घटा वाली, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 890 और 0.3। तो ये जो अपना आंसर आएगा यही हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा, फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा CH4 की। तो ये वाला आंसर ये है अपना, कितना आएगा देख लो, 6 और 5 11। तो इसको कैलकुलेटर से एक बार ऐड कर लेता हूँ, तो ये आएगा अपना 74.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 78
74.8 किलो जूल पर मोल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, कितना आएगा 74.8 किलो जूल पर मोल, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है अपने पास, ये ज़्यादा है। 5 और 3 8 हो गया, 93 तो यही हो गया, समझ रहे हो। तो 93 3 और 71 और 3 74। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 74.8 आएगा इसका, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, नेगेटिव है ये आंसर हो जाएंगे अपने। तो अब जो टॉपिक है अपना वो है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना टॉपिक लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी वो थी अपनी, ये बता नहीं पाया कौन सी प्रोसेस हो पाएगी कौन सी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। जैसे इसका एक एग्जांपल भी लेंगे, पहले यहाँ पे लिमिटेशन लिख लेते हैं इसकी। तो इट प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन about spontaneity or feasibility of the process, spontaneity or feasibility of the process, of the process। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई प्रोसेस हो पाएगी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, whether the process is possible or not, whether the process is possible or not, possible or not। तो ये बता ही नहीं पाया कोई अपनी रिएक्शन या फिर जो प्रोसेस है हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जैसे हम बात करें जो हीट फ्लो होती है अपनी, वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ था उसके अनुसार तो जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, चाहे हीट किसी डायरेक्शन किसी में भी जा सकती है, हॉट से कोल्ड में जा सकती है, कोल्ड से हॉट में भी जा सकती है फर्स्ट लॉ के अनुसार। उसके हिसाब से तो जो एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए बस। ठीक है, जो अपना फर्स्ट लॉ है वो बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके हिसाब से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा सकता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में भी जा सकता है, बट ऐसा है नहीं। तो ये जो बताया जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी तो वो बताता है अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडी। ठीक है, या फिर जो अपना प्रेशर है या गैस का प्रेशर, गैसेस जाती हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर जाती हैं लोअर प्रेशर की ओर, लोअर प्रेशर। ठीक है, इसकी तरफ जाती हैं। तो ये स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर पाए। तो जो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है इसकी, वो बताता है कि ये जो रिएक्शंस है ये होंगी या फिर ये प्रोसेसेस हैं ये होंगी ये नहीं होंगी। जैसे वाटरफॉल है अपना, तो वो नीचे ही गिरता है, तो पानी ऊपर क्यों नहीं जाता, तो वो अपना फर्स्ट लॉ ने बताया नहीं उसको। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ बताता है। तो उसके लिए हमें पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले हम लिख लेते हैं अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो कौन सी होती है अपनी, जो या तो अपने आप हो जाए या फिर उसको थोड़ा सा इनिशिएशन से कारण, इनिशिएशन से वो जो प्रोसेस है वो हो जाए, तो वो कहलाएंगे अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। तो ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, विच टेक्स प्लेस by itself, which takes place by itself or need some initiation, जैसे यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ अपना। एक तो है डिजोल्व ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो पहले वाला है अपना डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, dissolution of sugar at room temperature, ठीक है। और जो दूसरी है अपनी वो मैं ले लेता हूं बर्निंग ऑफ कोल इन द एयर, बर्निंग ऑफ कोल इन द एयर, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर।
ठीक है। जैसे ये जो अपनी शुगर है वो अपने आप घुल जाती है पानी में, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर इन वाटर। ठीक है, इन वाटर कर लेने यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर लिख देता हूँ यहाँ पे, इन वाटर। जैसे ये जो प्रोसेस है ये अपने आप होने वाली है, शुगर अपने आप घुल जाएगी पानी में। ठीक है, बट लॉन्ग टाइम लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रेट ऑफ इसका घुलने का है शुगर का वो ज़्यादा हो सकता है, मतलब अधिक टाइम में घुल सकती है। ठीक है, बट ये होएगी अपने आप ही। और बर्निंग ऑफ कोल का है, इसके लिए हम थोड़ा सा हमें इसको इग्नाइट करना पड़ेगा, मतलब इसके आसपास हमें थोड़ी आग देनी पड़ेगी इसको। उसके बाद एक बार आग पकड़ गया तो फिर अपने आप जलता रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा नीड सम इनिशिएशन। इसके लिए यहाँ पे इनिशिएशन की जरूरत है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, अपने आप ही होती रहेगी। इसकी जो प्रोसेस है वो स्लो रहेगी बट हो जाएगी अपने आप ही। समझे? अगर और यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो जो अपने आप हो जाती हैं। जैसे साल्ट घुल जाता है अपने आप इसमें पानी में, एवापोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा हो जाएगा अपना एवापोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, एवापोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, ओपन वेसल। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। या फिर जो अपना कॉमन साल्ट है वो पानी में अपने आप घुल जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, मतलब झरना गिरता है वो पानी जो गिरता है पहाड़ी के ऊपर से। ठीक है, अगर इसका देखा जाए जो अपना थोड़ा इग्निशन की ज़रूरत है, फिर इनिशिएशन की ज़रूरत रहती है। बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा ये वाला। एक हो जाएगा लाइटनिंग ऑफ ए कैंडल, अगर मोमबत्ती को जलाना हमें तो उसको थोड़ा बहुत हमें हीट देनी पड़ेगी, जो आग जलाते हैं उसके बाद जो अपना वैक्स है वो अपने आप उसको जलाता रहेगा। ठीक है, और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना H2O बनता है जिससे। ठीक है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत है हमें, जो कि अपना किस में आता है, सम इनिशिएशन में आता है। उसको हमें थोड़ा इग्निशन के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना H2 और O2 है ना, H2 और प्लस O2, ये गैसियस है दोनों, H2 भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो हमें मिलता है H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बस इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क। समझे? तब जाके ये रिएक्शन अपने आप होती रहेगी, जो वाटर बनता रहेगा H2 गैस से, ये गैसियस है, और O2 गैस से। समझे? तो अब जो आगे अपनी वो आएगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो ना तो अपने आप हो और ना ही थोड़े बहुत इग्निशन से हो। ठीक है, इनिशिएशन से भी ना हो, तो ऐसी प्रोसेस कहलाएंगे अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं अपना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जो ना तो खुद से हो और ना ही थोड़े बहुत इनिशिएशन से हो, तो वो कहलाएंगे अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। तो ए प्रोसेस विच कैन नीदर टेक प्लेस, ए प्रोसेस विच कैन नीदर takes place by itself, takes place by itself, nor by initiation, nor by initiation। ठीक है, ना तो वो इनिशिएशन से हो और ना ही खुद से हो। ठीक है, ऐसी जो प्रोसेस रहेंगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेंगी। जैसे झरना गिरता है नीचे, बट नीचे से ऊपर नहीं जा सकता झरना, झरने का जो पानी है वो। तो ये हो जाएगा अपना एक फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, अप ए हिल, मतलब पहाड़ी के ऊपर नहीं जा सकता अपना पानी, जो झरने वाला है वो ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा क्या हो जाएगा, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ठीक है, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकती जो हीट है वो। तो ये है जो अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये सारी। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर।
ठीक है, हाई से लो की तरफ जा सकती है, वो स्पॉन्टेनियस है, बट ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, और वो जो रेत है वो नहीं घुल सकता पानी में, डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। ठीक है, तो ये कुछ अपने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल्स थे। तो जो ये प्रोसेस है अपनी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये किस कारण से हो रही है, वो कारण इजाद करता है एक ड्राइविंग फोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्राइविंग फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, तो जैसे जो अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे हम यहाँ मान रहे जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है अपनी हीट, तो वो हॉट से कोल्ड की तरफ ही क्यों फ्लो करती है, उस केस में अपना आता है ड्राइविंग फोर्स। जैसे जो अपना झरना है वो पहाड़ी से नीचे ही गिरता है, ठीक, ऊपर क्यों नहीं चढ़ता, तो उस केस में ड्राइविंग फोर्स अपना मेन रोल निभाता है। ठीक है, तो जो ड्राइविंग फोर्स उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, ए फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो ए फोर्स लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम, ए फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, या फिर ऑफ ए प्रोसेस is called driving force, is called driving force, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो ये ड्राइविंग फोर्स के लिए पहले अपनी अपनी अवधारणाएं बनी। जैसे जो अपनी ये जैसे अपने हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है, ये क्यों हुआ, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो एनर्जी मिनिमम करने के लिए हुआ। तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो नेट आता है अपना, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह आता है, जो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं ना वैसे आता है ये। तो उसके लिए दो क्वांटिटीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो पहला जो है वो अपना किसी ने सजेस्ट करा, पहले क्या सजेस्ट करा, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। तो ये क्यों जाती है, ये बोल रहे हैं कि जो टेंडेंसी है मिनिमम एनर्जी की, किसी भी जो ब्रह्मांड में हर चीज चाहती है अपनी एनर्जी मिनिमम करना। जैसे हॉट बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी रहती है तो वो बहेगी किसकी तरफ, या फिर फ्लो करेगी किसकी तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ। कोल्ड बॉडी की तरफ कम एनर्जी रहती है, तो ये अपनी एनर्जी जो है वो लोअर करने के लिए हॉट से कोल्ड जाती है, समझ रहे हो। तो पहला क्या होगा यहाँ पे, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, ये भी फेल हो जाएगा। फिर अपना आएगा, इसका फेल्यूर वाला भी दिखाएंगे क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे दिखाएंगे वो। ठीक है, तो दूसरा आएगा अपना टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। तो जो टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस है ये कैसे हो जाएगा, जैसे अपना मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, तो ये जो अपना पहले वाला मिनिमम एनर्जी वाला फैक्टर यहाँ पे गलत हो जाएगा अपना, मतलब काम नहीं करेगा क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे 0 है। ठीक है, मैं जो मिनिमम एनर्जी में चाहता वो नहीं चाहता क्योंकि गैस है दोनों। तो दोनों गैस मिक्स कैसे कर रही है, मान लेते हैं कि बर्तन में अपने पास, जैसे ये कोई बर्तन है अपने पास और इसमें मैंने एक स्टॉप कॉक लगा देता हूँ बीच में। ठीक है, तो ये वाला जो है अपना बीच में दीवार है और मैंने यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा दिया, स्टॉप कॉक। जब इसको खोल लूंगा, इस वाले कोक को खोलूंगा तो ये वाली गैसें इसमें भर सकती हैं। ठीक है, या इसमें भर सकती है, ये वाली इसमें भर सकती हैं। तो मान लेते हैं एक में हमारे पास येलो कलर वाली गैस है और एक में वाइट कलर वाली गैस है। तो जैसे मैंने स्टोव को खोला, ये जो वाल्व है अपना ये खोला, तो ये सारी मिक्स हो जाएंगी। जैसे येलो यहाँ पे भी आ जाएगी और वाइट यहाँ पे भी आ जाएगी, जैसे येलो यहाँ पे भी आ जाएगी अगर इस वॉल को खोल देंगे तो, और जो वाइट है वो यहाँ पे भी आ जाएंगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों गैसेज हैं तो इसमें तो मिनिमम एनर्जी हो नहीं सकती। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये है मैक्सिमम रैंडमनेस के कारण। ये चाहती है जैसे अलग थलग रहना चाहती है, सबसे दूर दूर रहना चाहती है। तो ये इसमें था तो ये इसमें भी फैल जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम रैंडमनेस मिल रही है इनको, समझ रहे हो। तो जो अपना ड्राइविंग फोर्स है वो इन दोनों का वेक्टर सम है। ठीक है, वेक्टर सम इन दोनों का, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी और टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों फेल हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का फेलियर देखते हैं अगली स्लाइड में कैसे कैसे फेल हुए हैं।
तो अब देखते हैं अपना जो टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्यों हो रही है, वो हो रही है क्योंकि उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी मिनिमम रहेगी तो स्टेबिलिटी मोर रहेगी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। जो ब्रह्मांड है अपना उसमें हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी पाना, ठीक है। तो उसकी एनर्जी मिनिमम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसके, तो जो टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी है वो यही कहता है कि मिनिमम एनर्जी रहेगी जिसके पास तो वो मोर स्टेबल रहेगा। तो इसलिए जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अपनी वो हो रही है। जैसे इनका एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएगी। जैसे अपनी, जैसे वाटर फ्लो करता है वो जो हिल से पड़ता है अपना झरने वाला, तो पहला हो जाएगा अपना वाटर फ्लो डाउन ए हिल टू हैव मिनिमम एनर्जी। वाटर flows water flows down a hill down a hill down a hill to have minimum energy, to have minimum energy, minimum energy, ठीक है। उसकी एनर्जी कम करने के लिए वो ऊपर से नीचे बह रहा है, समझे। तो ये बताया इन्होंने, एक रीजन दिया इसका। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास कोई स्टोन रखा है ऊपर किसी बिल्डिंग पे, तो वो नीचे आना चाहता है क्योंकि ऊपर उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो नीचे गिरेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वो रहेगा अपना स्टेबल हो जाएगा वो, समझे। तो जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, इसके रिएक्शन लिखते हैं एक पहले। जैसे H2 अपने पास गैसियस और प्लस O2 है अपने पास गैसियस, और उसका आधा मोल ले लेता हूँ O2, ये भी अपने पास गैसियस है, तो ये हमें देगा H2O, ठीक है। वो देगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में एनर्जी रिलीज होती है अपनी, इस केस में जो डेल्टा एच है वो रिलीज होएगी और इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल लेंगे हम, ठीक है। तो वो कितनी आएगी अपनी, नेगेटिव ऑफ 285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि ये है स्टेबिलिटी मिल रही है इसको, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है, लूज हो रही है ना इसकी, तो इसलिए लिक्विड बन रहा है अपना। H2O2 कंबाइन कर रही है और इतनी एनर्जी रिलीज कर रही है। एनर्जी रिलीज करनी मतलब इसकी एनर्जी कम होना, मिनिमम एनर्जी होगी तो मोर स्टेबिलिटी मिलेगी हमें, समझे। तो जो तीसरी इक्वेशन है, इक्वेशन और लिख लेते हैं इसकी एक और। जैसे अपना अमोनिया बन रहा है N2 और प्लस H2 से, ये गैसियस है अपना, ये N2 भी गैसियस है, इसके H2 के 3 मोल्स लिए हमने, 3 मोल लिए इसके, ठीक है। तो ये बनेगा 2NH3, 2 मोल बनेंगे NH3 के, और ये बनेंगे अपने गैसियस में। और इस केस में जो डेल्टा H है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो रिलीज होती है इसमें भी गैस, तो वो कितना बनता है 92.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी मिनिमम बन रही है इसकी, जो अमोनिया बन रही है उसकी एनर्जी मिनिमम हो रही है, जो कि स्टेबिलिटी पाना चाह रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल और ले लो एक, तो जो फोर्थ हो जाएगा अपना वो कार्बन सॉलिड है अपने पास, तो प्लस O2 की प्रेजेंस में ये गैसियस है, तो ये बनता है हमें CO2 जो कि गैसियस है। तो इस केस में भी अपने जो हीट है वो रिलीज होती है, तो डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 393.5 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप होती हैं ये, ठीक है, या फिर थोड़े बहुत इनिशिएशन से हो जाती हैं। तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करती हैं, तो सारी मिनिमम एनर्जी के लिए यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं। मिनिमम एनर्जी रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, समझ रहे हो। बट ये फेल कब हो जाता है, जब यहाँ पे अपने पास कुछ और एग्जाम्पल देखे गए। जैसे इसका फेलियर देख लेते हैं इसके, तो हैशटैग इसके फेलियर है, ठीक है, फेलियर। जैसे ये ऊपर वाला जो ना, ये अपना टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जीज, इसके फेलियर है। जैसे अपने पास H2O है लिक्विड में, इसके सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो H2O अपने पास लिक्विड में है, जैसे किसी तालाब में है कोई, तो वो एवोपरेट क्यों हो रहा है, H2O गैसियस क्यों बन रहा है, H2O जो ये है लिक्विड क्यों बन रहा है, या फिर वेपर फॉर्म में क्यों जा रहा है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए, जैसे लिक्विड से इसको ये गैसियस आएगा ना, यहाँ पे लिक्विड लिख दिया मैंने, तो गैसियस में क्यों जा रहा था, इसके लिए जो एनर्जी है अपनी वेपराइजेशन वाली, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, वो हमें एनर्जी देनी पड़ती है इसको, जो कि हम देंगे प्लस का 40.8 किलो जूल पर मोल। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई अपनी, क्योंकि इसको एनर्जी देनी पड़ रही है ना, एंडोथर्मिक। और जो ऊपर वाली है वो कौन सी है, ये है एक्सोथर्मिक, ये क्योंकि ये रिलीज कर रही है, ठीक है, इसको देनी पड़ रही है हमें एनर्जी। बट ये क्यों हो रही है, ये अपने आप होता है, जैसे तालाब में पानी जाता है तो ऊपर वाष्प बन के उड़ जाता है ना वो पानी,
समझ रहे हो? वो तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गैसियस में पहले आ रहा है अपना, जो गैस से हम लिक्विड बना रहे हैं, पर ये लिक्विड से ही गैस बन जा रहा है। ठीक है। या फिर और दूसरा तरीका क्या है, इसको वेपराइज बनाने के लिए हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब इसकी एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। तो एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उसको, बट ये स्टेबल रहते हैं क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ये बन रहे हैं ना, हो रही है ऐसी रिएक्शन। तो ये क्यों हुई, तो इसका कारण आता है अपना वो दूसरे वाला, जो मैक्सिमम रैंडमनेस के कारण। ठीक है, इसका और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे H2O सॉलिड से ले लो, गैस लिक्विड बनाना हो तो H2O अपना सॉलिड है, उससे हमें H2O लिक्विड बनाना है। ठीक है, तो इस केस के लिए भी हमें फ्यूजन वाली एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, इसको एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कितनी, प्लस 6.0 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो मतलब एनर्जी दे रहे हैं इसको, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं हम, फिर भी ये रिएक्शन हो रही है अपनी। समझ रहे हो? जैसे आइस से अपना बन जा रहा है ना, ये जो वाटर बन रहा है अपना लिक्विड, आइस से लिक्विड बन जा रहा है वाटर। अगर और एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड है ये। ठीक है, और इसको जब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा अपना कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस CO2 गैस में, CO2 गैस में, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है अपना। ठीक है, तो इसके लिए भी जो हीट है वो हमें देनी पड़ेगी, और वो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, वो हमें देनी पड़ेगी इसको कितनी, प्लस का 177.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा एग्जांपल। अगर एक और एग्जांपल लो तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ले लो। ठीक है, तो इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो वो भी टूट जाता है अपने, जैसे HgO है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो 2 मोल लिए इसके मैंने। ठीक है, तो 2Hg ये लिक्विड में बनेगा अपने Hg। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन बनेगा गैसियस में। तो इस केस में हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, और वो रहेगी अपनी प्लस 90.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये समझा नहीं पाया ना, ये भी फेल हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम एनर्जी। क्यों, जैसे ये है तो ये मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको भी एनर्जी देनी पड़ रही है। समझ रहे हो? तब जाके अपना आता है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। समझे? तो यहाँ पे ये वाला फेल हो जाता है। फिर जो ये वाले हमने बताए, ये बता, इसका जो काउंटर एग्जाम्पल दिया गया या फिर काउंटर आंसर दिया गया, वो दिया गया टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। ये रैंडमनेस में जा रहे हैं, क्यों गैसियस है वो ज़्यादा रैंडम रहती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड है वो ज़्यादा रैंडम रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। समझ रहे हो? तो ये सारे रैंडम है, ये सॉलिड है, ये गैस बन रहा है, तो ये सारे रैंडम है, रैंडमनेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो अपना काउंटर आंसर दिया गया वो था मैक्सिमम ऑफ रैंडमनेस। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आता है अपना दूसरा फैक्टर, जो कि है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। तो हर चीज़ रैंडमनेस में रहना चाहती है। ठीक है, ये बताता है वो। जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो हमने गैसेस वाला लिया था, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक स्टॉप को लगाऊंगा उसमें गैसेस में, तो यहीं पे बनाता हूँ इसको थोड़ा नीचे। तो जैसे ये अपने पास एक यहाँ पे गैस ले लेता हूँ कोई दूसरी। ठीक है, या फिर एक यहाँ पे है अपना, ये थोड़ा और ऊपर बनाता हूँ इसको। जैसे दो अपने पास कंटेनर हैं और इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ किसी लाइन से। ठीक है, तो ये लाइन है अपने पास, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक स्टॉप कोक। ठीक, स्टॉप कोक, स्टॉप कोक, मतलब इसको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो एक में मान लेता हूँ मैं वाइट गैस है अपने पास। ठीक है, और एक में मैं रेड गैस मान लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अब इनके पास क्या है, जैसे इनके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है, जब ये ओपन करूंगा ये वाला तो दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे। इस केस में क्या, जो डेल्टा एच है वो जीरो है, डेल्टा एच वो है जीरो। समझे? तो जैसे मैं इन दोनों को, ये वाला कोक ओपन करूंगा तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इसको मैं, जो कोक है इसको नहीं लेंगे अब की बार। जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस फैल जाएंगे इसके अंदर। जैसे ये बीच वाला मैं यहाँ पे रास्ता बना लेता हूँ इसका, और
ये जो ओपन है यहाँ से ओपन, ये गैसेज यहाँ से निकल सकती हैं। जैसे मैंने ये बनाया ना अपना टेम्पलेट के सहायता से बनाया ये वाला, तो यहाँ से ओपन रहेगा ये, तो ये गैसेज यहाँ जा सकती हैं। ठीक है, तो ये वाइट गैसेज यहाँ भी दिखा देता हूँ इसको, और रेड गैसेज इधर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सारी गैसेज आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब ये मैं ये खोल दूंगा इसको कोक को, तो सारी गैसेज मिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, समझे। तो जैसे रेड भी और वाइट भी सारी मिक्स रहेंगी इसमें, समझ रहे हो। क्यों मिक्स हुई, क्योंकि पहले इनके पास स्पेस कम था, बाद में स्पेस ज़्यादा मिलेगा इनको, तो ये रैंडमनेस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, भागेंगे, या जितना स्पेस मिलेगा उतने ज़्यादा रैंडम मिलेंगे, क्योंकि गैसेज को चाहिए ज़्यादा स्पेस, समझ रहे हो। तो ये रैंडमनेस की ओर बढ़ रही हैं। तो ये एक दिया गया, जैसे जो भी रिएक्शंस और हो रही हैं जिसके डेल्टा एच इनका जीरो है, जिनका भी डेल्टा एच जीरो है, जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम, जो इंक है वाटर में डालते हैं तो वो भी सेपरेट करती है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंक सेपरेट्स इन वाटर। ठीक है, इंक ड्रॉप कर लो इसको, इंक ड्रॉप है, अगर पानी में डालेंगे तो वो भागती है बाहर की तरफ भागती है, क्योंकि इसको मैक्सिमम रैंडमनेस मिल रही है ना उसको। वो अगर वहीं स्पॉट बना के रखेगी तो उसको रैंडमनेस नहीं मिलेगी, और वो फैलेगी क्यों, क्योंकि उसको रैंडमनेस मिल रही है वहां पे। तो इसका भी डेल्टा एच जीरो है वहां पे, समझ रहे हो। डेल्टा एच जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे दोनों गैसेज हैं, यहाँ पे दोनों लिक्विड हैं, जैसे वाटर और इंक दोनों लिक्विड है ना। तो जैसे ये वाटर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और पहले एक इंक की ड्रॉप बनाता हूँ, ये जैसे मैंने व्हाइट इंक की ड्रॉप बनाई, और ये सारी सेपरेट आउट कर जाएगी, इसमें पूरे में फैल जाएगी, समझ रहे हो। तो डेल्टा एच क्या है, दोनों सेम है। जैसे ये गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये तो है नहीं कि कोई सॉलिड है गैस है, तो उसके सॉलिड से गैस बन रहा है, क्योंकि उसकी जो, या फिर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, उसके जो डेल्टा एच है वो कम हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है ना, ये गैस है, लिक्विड है दोनों, समझ। तो यहाँ पे डेल्टा एच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सब जीरो है यहाँ पे डेल्टा एच, फिर भी ये प्रोसेस हो रही है अपनी। तो ये दिया गया, इसका जो रीजन दिया गया वो था मैक्सिमम रैंडमनेस, पर ये जो मैक्सिमम रैंडमनेस है ये भी फेल हो जाए। तो एक बार इसके फेलियर और देख लेते हैं, जो इसके टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस है, इसके फेलियर तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे लिक्विफिकेशन होने लगा गैसेज का, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, अगर ये रैंडमनेस की ओर बढ़ रही हैं तो जो गैसेज हैं वो लिक्विफाई क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो गैसेज हैं वो ज़्यादा रैंडम रहती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, या फिर जो सॉलिडिफिकेशन होगा गैस लिक्विड का, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, जैसे लिक्विड हैं वो ज़्यादा रैंडम मैक्सिमम रैंडमनेस रहती है लिक्विड के पास एज कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैसेज हैं वो मोर रैंडम रहती हैं लिक्विड के साथ। जैसे अपने पास घरों में सिलेंडर रहता है तो वो लिक्विफाइड गैस रहती है उसमें, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वो गैसेज लिक्विफाई क्यों होगी फिर, अगर ये वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता तो अब आता है दोनों को मिला के आता है अपना, जैसे मिनिमम, एक तो मिनिमम एनर्जी करे और एक मैक्सिमम रैंडमनेस करे, तब जाके अपना आता है ड्राइविंग फोर्स, समझ रहे हो। तो यहाँ से शुरू होता है अपना ड्राइविंग फोर्स की कहानी, ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या अपना, ये दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब है अपना टॉपिक ड्राइविंग फोर्स, जो कि क्या था अपना, रिजल्टेंट ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये एग्जैक्टली बता देगा हमें कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये किसका काम आता है अपना, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जानने के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस मान लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस, जैसे हम मान लेते हैं ए से कोई प्रोसेस हो रही है बी की तरफ,
और इसको मैं स्पॉन्टेनियस मान रहा हूँ, ठीक है। और जो अपना ई को मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी को लिख रहा हूँ ई से, ठीक है, एनर्जी को लिखूंगा ई से, एनर्जी वो मैं मानना ई से, ठीक है। और जो मैक्सिमम रैंडमनेस है उसको मैं लिखूंगा रैंडमनेस को आर से, रैंडमनेस को मैंने लिखा आर से। और जो ड्राइविंग फोर्स है उसको मैं लिख रहा हूँ डी से, ड्राइविंग फोर्स, तो उसको मैंने लिखा है यहाँ पे डी से, ठीक है। तो क्या क्या केस बन सकते हैं यहाँ पे, जो केस देख लेते हैं। तो केस वन क्या बन सकता है अपना, केस वन वो बन सकता है जो एनर्जी है वो भी सपोर्ट करे जो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मानना, ये जो हाइपोथेटिकल प्रोसेस मानना, मैंने माना कि जो ए से बी प्रोसेस हो रही है अपने आप, तो ये है स्पॉन्टेनियटी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मानिए खुद से। तो इसको क्या क्या केस बन सकते हैं, या तो जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी वो भी सपोर्ट करे इसको, तो पहला केस हो जाएगा जो एनर्जी है वो भी सपोर्ट करे, मतलब इसी की डायरेक्शन में जाए। तो मैं इसको इसी की डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ इसको। तो ये है अपनी एनर्जी, और जो अपना रैंडमनेस है वो भी इसी को ही सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है रैंडमनेस, तो रैंडमनेस भी इसी को ही सपोर्ट कर रहा है अपना, जैसे ये मैंने लिख दिया रैंडमनेस। तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली, तो जो डी है वो ऑल्सो सपोर्ट करेगा रैंडमनेस को ही, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा ई प्लस आर, मतलब ये रिजल्टेंट बना रहा है ना इसका, दोनों का जोड़ के आ रहा है, तो डी प्लस आर भी इसको सपोर्ट ही करेगा ये। तो ये जो इक्वेशन होएगी अपनी ये स्पॉन्टेनियस होएगी। दूसरा केस क्या बन सकता है यहाँ पे, केस टू, केस टू वो हो जाएगा जैसे ई तो इसको सपोर्ट कर रहा है, ई तो इसको सपोर्ट कर रहा है, बट आर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, आर इसके खिलाफ है, ठीक है, अपोज कर रहा है इसको आर। तो जो अपना डी है ड्राइविंग फोर्स वो भी, जैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है ई का, तो इसी के डायरेक्शन में आएगा अपना जो आर है, जो डी है वो भी, ये छोटा है जो देख रहे हो, ये कम अपोज कर रहा है, बट जो ये वाली कंडीशन है एनर्जी मिनिमम एनर्जी हो रही है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस वाले रिएक्शन को, तो ड्राइविंग फोर्स भी इसको सपोर्ट करेगा। तो डी क्या हो जाएगा अपना, डी बराबर हो जाएगा ई माइनस आर, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट है ये जो डी है ड्राइविंग फोर्स, वो दोनों का रिजल्टेंट है। इसमें केस में क्या है, ई ज़्यादा है, जैसे मैंने ये दिखाया, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा दिखाया मैंने, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कम दिखाया, तो ई ज़्यादा हुआ तो माइनस हो जाएगा आर, ई माइनस आर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा अपना, मतलब ये सपोर्ट करेगा रिएक्शन को, ठीक है। केस थ्री क्या हो जाएगा अपना, केस थ्री वो हो जाएगा ई इसको अपोज करेगा अब की बार, ठीक है। तो ई इसको अपोज कर रहा है, और जो आर है वो इसको सपोर्ट करेगा आर, तो डी क्या होएगा, डी भी इसको सपोर्ट करेगा डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, डी आ जाएगा अपना आर माइनस ई, आर माइनस ई, ठीक है। आर अब की बार ज़्यादा दिखाया मैंने, ये बड़ा दिखाया इसका जो ये मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा दिखाया है, तो ई कम है, तो आर माइनस ई यानी डी भी इसको सपोर्ट करेगा। तो ये तीन केस बनते हैं अपने, जिस केस में स्पॉन्टेनिटी हमें पता चलती है, ठीक है। ई सपोर्ट कर रहा मतलब मिनिमम एनर्जी हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ये पहला और दूसरा केस है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, पहला दूसरा केस में एनर्जी रिलीज, मतलब ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या है, एनर्जी अपोज कर रही है, मतलब एनर्जी इसकी ऑलरेडी बढ़ रही है, ठीक है। एनर्जी अपोज करना मतलब पहला क्या था, एनर्जी मिनिमम होनी थी, बट ये मैक्सिमम इसके अपोज कर रही है, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो ये हो जाएंगे अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट है ये स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बट है इसके अपोजिट ये, बट आर है इसके, इसमें फैक्टर आर जी तरह है। आर भी हमें क्या बताता है, जो रैंडमनेस की बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम रैंडमनेस की बढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस है। तो ये तीन केस थे स्पॉन्टेनियस के, इसके अलावा सारे केस नॉन स्पॉन्टेनियस को बताएंगे, ठीक है। तो इसको जो और केसेस हैं वो बना के दिखा देता हूँ जो नॉन स्पॉन्टेनियस के, इनके एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे ये जो हमारा H2O लिक्विड से H2O गैस बनता है, तो उसके इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लिक्विड से गैस बन रहा है ना वो, तो उसको एनर्जी, उसके बॉन्ड्स हमें तोड़ने पड़ेंगे, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो वो होंगे अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो उसका केस में देखेंगे पहले। तो पहले जो अपना नॉन स्पॉन्टेनियस है उसकी कंडीशन क्या क्या है, ये वाली तीन जो हमने, ये तो स्पॉन्टेनियस वाली कंडीशन है, नॉन स्पॉन्टेनियस की और देखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन, स्पॉन्टेनिटी कंडीशन। और नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या हो जाएंगी, जब ये जो दोनों, या तो ये दोनों फेवर ना करें,
ठीक है, या फिर इनमें से जो मैग्नीट्यूड है ई वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए और आर का कम हो जाए मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये अपोज करने वाला ज़्यादा हो जाए, जैसे इसमें ई अपोज कर दे ज़्यादा से, इसमें आर अपोज कर दे ज़्यादा से मैग्नीट्यूड से, ठीक, उस केस में सारे नॉन स्पॉन्टेनिटी हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। तो उसको बढ़ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल प्रोसेस है वो तो सेम मान लेता हूँ, ठीक है, जो ए से बी बना रहा था मैं हाइपोथेटिकल प्रोसेस, जो अपनी ए से बी बन रही है, ठीक है, और जो केसेस हैं वो अलग बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे केस 1 है अपना, केस 1 वो हो जाएगा जो ई है अपना वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ई अपोज ही करने लग जाए उसको, तो ई अपोज करेगा और आर भी उसको अपोज कर रहा है। आर मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, वो भी अपोज करना, मतलब रैंडमनेस भी बढ़ रही नहीं रही और एनर्जी भी घट नहीं रही, समझ रहे हो। तो जो डी है अपना ड्राइविंग फोर्स वो करेगा क्या, इसको अपोज ही करेगा वो भी, तो ई प्लस आर हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट है, तो डी भी इसको अपोज करेगा, ठीक है, डी भी अपोज करेगा इसको, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। केस 2 क्या हो जाएगा अपना, केस 2 वो हो जाएगा जैसे ई का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा, ई सपोर्ट कर रहा है बट उसका मैग्नीट्यूड कम है, ई अगर सपोर्ट कर रहा है बट डी जो है, करेक्शन आर जो है रैंडमनेस वो इसको अपोज कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा अपना आर माइनस ई हो जाएगा, ये आर माइनस ई, आर है वो बड़ा है और ये कौन सी को दिखा रहा है, स्पॉन्टेनियस किस डायरेक्शन में होता है, ए से बी, और ये दिखा रहा है बी टू ए, ये वाला बी टू ए दिखा रहा है, मतलब ये बी टू ए को बढ़ाएगा, नॉन स्पॉन्टेनिटी को बढ़ाएगा ये, ठीक है। सी केस 3 क्या हो जाएगा अपना, केस 3 वो अपना हो जाएगा जो ई का है वो छोटा हो जाए, जैसे ई का अब की बार छोटा दिखा दिया मैंने, ई का बड़ा दिखा देता हूँ, जो कोई अपोज करेगा ई को, ई जो रिएक्शन है उसको अपोज करेगा, तो इसका ये बड़ा मैग्नीट्यूड दिखा देता हूँ, और आर मान लेते हैं सपोर्ट करेगा बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, तो जो डी होएगा अपना वो हो जाएगा ई माइनस आर। ई क्या चाहता है, ई ग्रेटर देन है ना यहाँ पे, तो ई क्या चाहता है, नॉन स्पॉन्टेनिटी, तो ये जो डी भी है वो भी नॉन स्पॉन्टेनिटी ही चाहेगा, ठीक है। मिनिमम एनर्जी है जिसकी ये मैक्सिमम हो रही है, मतलब ई तो क्या था अपना मिनिमम एनर्जी था, वो इसके अपोजिट है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है इसकी, और वो फैक्टर जीतेगा तो डी भी उसी के फेवर में चलेगा, वो फैक्टर जीतेगा मतलब जो प्रोसेस है अपनी वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, समझ रहे हो। और एक और केस क्या आता है, जब दोनों बराबर हो जाए ई और आर अपोजिट में, ठीक है, जब नेट फोर्स 0 हो जाए इसका ड्राइविंग फोर्स, तो दूसरा के मान लेते हैं यहाँ पे, ये पहली कंडीशन, और ये दूसरी मान लेते हैं व्हेन नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स इज 0, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स अगर 0 हो जाए, 0 कैसे हो जाएगा, जैसे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो ई का ये ई सपोर्ट कर रहा है और जो आर है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जो डी है वो 0 हो जाएगा, ई माइनस आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो डी 0, जैसे ई अपोज कर रहा है इसको और आर सपोर्ट कर रहा है, तो डी क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि ई का भी नहीं सुन सकता वो, आर की भी नहीं सुन सकता, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। तो पहली और दूसरी, ये पहली जो ये वाली है मिनिमम एनर्जी से अपोजिट है, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो ये एंडोथर्मिक ये भी एंडोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दूसरे वाली, समझे। तो ये सारे केस है अपने नॉन स्पॉन्टेनियस के, ठीक है, यहाँ पे जो ये सारे केस आ जाएंगे तो नॉन स्पॉन्टेनिटी बताएंगे प्रोसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम पहले तो एग्जांपल जैसे अपना यहाँ हो जाएगा जो H2O लिक्विड है, H2O गैस बन जाता है वो, अब उसके बॉन्ड हमें तोड़ने पड़ेंगे, H2O लिक्विड है अपने पास, तो उसको हमें H2O गैस बनाना है, H2O गैस, तो इसको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच रिएक्शन हमें देनी पड़ेगी, वो हम देंगे 44, जो प्लस का है ये 44 क्योंकि दे रहे हैं तो प्लस का 44 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इस केस में देखते हैं क्या क्या हो रहा है अपना, तो ये डेल्टा एच है, ई तो यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ई का अपोजिट है ये, तो ई तो हो जाएगा अपना अपोजिट में, ठीक, तो ई अपना हो जा रहा है अपोजिट, मतलब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मिनिमम एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है ई, बट रैंडमनेस बढ़ रही है, तो आर जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि गैस वाले एटम बन रहे हैं ना, गैस वाले मॉलिक्यूल बने तो उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है, तो ये आर ज़्यादा रह जाएगा यहाँ पे, तो आर, तो डी क्या हो जाएगा आर माइनस ई हो जाएगा, और आर बड़ा है तो आर को ये सपोर्ट करेगा यहाँ पे, तो ये प्रोसेस होएगी अपनी स्पॉन्टेनियस, समझे। तो हर इक्वेशन को ऐसे ही चेक करते हैं, जो रैंडमनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगी इसकी, तो डी क्या होएगा, जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसका फेवर करेगा, आर का, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये जो रिएक्शन देखी गई है ये है स्पॉन्टेनियस, जैसे अपना भाप बन के उड़ता है ना पानी, वही है ये स्पॉन्टेनियस है, समझे।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो जो दूसरा एग्जांपल है वो और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे H2 और O2 मिल गए, यहाँ पे H2O बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म वाटर H2O। जैसे यहाँ पे अपने पास H2 है और H2 गैसियस फॉर्म में, और प्लस आधा मोल है ऑक्सीजन का, वो भी गैसियस फॉर्म में, तो ये हमें देगा H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इस केस में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, डेल्टा एच जो रिएक्शन है वो रिलीज होगी, और वो कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ 286.2 किलो जूल पर मोल, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इस केस में क्या है, एनर्जी सपोर्ट कर रही है इसको, क्योंकि एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम होगी तो मैक्स वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ई इसको सपोर्ट कर रहा है, बट आर जो है वो अपोज कर रहा है, क्योंकि जो गैसेज हैं वो ज़्यादा रैंडम होती हैं और बन क्या रहा है, लिक्विड, तो आर इसको अपोज करेगा, ठीक है, आर इसको करेगा अपोज। तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या करेगी, इसको सपोर्ट ही करेगी, क्योंकि ई के उसके में जाएगा ई के फेवर में, तो ई माइनस आर होएगा जो ड्राइविंग फोर्स है वो। जो आर है उसका मैग्नीट्यूड कम है और ई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ई को सपोर्ट करेगा ये। ई क्या चाहता है, रिएक्शन हो, तो इसलिए रिएक्शन होएगी, क्योंकि जो डेल्टा एच है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है ना, मोर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा अपनी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। प्रोसेस कौन सी हो जाएगी अपनी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे यहाँ देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल और, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपना, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग, तो उसकी जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं क्या होती है। तो CaCO3 है अपने पास सॉलिड में, और ये क्या बनेगा, CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सॉलिड रहता है अपना सॉलिड में, प्लस CO2 बनाएगा गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में। और जो डेल्टा एच है इसके लिए हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच हमें इसको देनी पड़ेगी, वो कितनी देंगे हम, प्लस का 177.8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसको देंगे हम, किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसको देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एनर्जी बढ़ रही है, मतलब कम तो हो नहीं रही, तो एनर्जी इसका फेवर नहीं करेगी, तो एनर्जी है वो इसका फेवर नहीं करेगी, ठीक है। बट जो रैंडमनेस है वो बढ़ रही है, देखो गैसियस फॉर्म मिल रही है हमें, तो गैसियस वाले जो फॉर्म है वो रैंडमनेस बढ़ाते हैं, तो रैंडमनेस यहाँ पे इंक्रीज करेगी, तो डी क्या करेगा, जो ड्राइविंग फोर्स है वो रैंडमनेस के साथ जाएगा, तो रैंडमनेस और माइनस एनर्जी, तो ये जो प्रोसेस है ये होएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, रैंडमनेस हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी अपनी। तो ये अपने हो जाएंगे इसको चेक करने के आंसर्स, ठीक है, कैसे कैसे चेक करेंगे स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे और पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो कल नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा वो अपना एंट्रोपी पे होएगा, ठीक है। अभी सेकंड लॉ आया नहीं है, अभी सेकंड लॉ आएगा, एंट्रोपी के बाद पढ़ाएंगे उसके। तो ये तो था जैसे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हमने पढ़ना जरूरी था, कैसे कैसे उसको जो रिएक्शंस होंगे उसको कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये सारे इसके रीजंस थे इसको डिस्टिंग्विश करने के, स्पॉन्टेनियस है कोई रिएक्शन या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, समझे। तो पढ़ते रहो।